हेलो एवरीवन, वेलकम टू संख्या क्लासेस। तो यार देखो, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ जीके जीएस के टॉप 10 पीवाईक्यू, लेकिन आज होने वाले हैं फिजिक्स के। डेली वाइज देख लोगे पीछे चेंज हो जाते हैं। तो आज है फिजिक्स के। तो अपने दिमाग की बत्ती जलाते हैं और शुरू करते हैं अपना सेशन। पहली बात तो अगर सेशन में नए हो ना तो लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर देना भाई। आज है पार्ट 8। 7 पार्ट आ चुके हैं जीके जीएस की सीरीज में, जाके देख लेना, बड़े अच्छे थे। और लाइक और सब्सक्राइब करते जाना। चले यार, बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं अपनी क्लास, दिमाग की बत्ती जलाकर भाई। चलो, पहला क्वेश्चन कहता है चूज द स्टेटमेंट, वो जो गलत है किसके लिए, रिगार्डिंग मोशन और उसके नेचर के। तो हमें वो स्टेटमेंट चूज करनी है जो गलत है। ऑसिलेटरी मोशन क्या होता है? क्या ऑसिलेटरी मोशन कहलाएगा कि अर्थ सन के अराउंड घूम रही है? क्या पीरियोडिक मोशन कहलाएगा जो हैंड्स ऑफ क्लॉक है, मतलब घड़ी की सुइयां हैं, क्या वो पीरियोडिक मोशन कहलाएगा? क्या ट्रांसलेशनल मोशन कहलाएगा कि अगर आप बॉल को किसी ऊंचाई से घेर देते हो? क्या रोटेशनल मोशन कहलाएगा जो पंखा घूमता है, जो ब्लेड्स होती है ना उसकी पंखुड़ियां, वो जो घूमती है पंखे की, क्या वो रोटेशनल मोशन कहलाएगा? इसमें से गलत कौन सा है? तो गलत है ऑसिलेटरी मोशन। ऑसिलेटरी मोशन क्या होता है, हम सारी चीजें लेके आए हैं। सबसे पहले जानते हैं इसके बारे में कि ये होता क्या है। देखो यार, देखो, ऑसिलेटरी मोशन क्या होता है, किसी भी ऑब्जेक्ट का अपनी पोजीशन से बस आगे पीछे मूव करना। इधर भी जा रही है, 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 हर जगह जा रही है, तो ये आगे पीछे मूव करना ही ऑसिलेटरी मोशन कहलाता है। क्या, एक बात बताओ यार, अरे नीचे भाई, नीचे नीचे, हाँ यहाँ रुक जा। जो सन है और जो अर्थ है, क्या ये एक दूसरे के ऐसे आपस में घूमते हैं? सन यहाँ है तो अर्थ क्या यहाँ जाती है, फिर वापस यहाँ जाती है, फिर यहाँ जाती है, फिर यहाँ जाती है? नहीं ना। अर्थ क्या है, मान लो ये सन है तो सन के चारों तरफ ऐसे चक्कर लगाती है, तभी रिवॉल्विंग लिखा हुआ है। तो जहां भी रिवॉल्विंग की बात आ जाए वहां पे होगा रोटेशनल। अब रोटेशनल है और पीरियोडिक है, इनके बारे में भी कुछ चीजें समझते हैं। देखो यार, ट्रांसलेशनल क्या होता है? सबसे पहले तो ट्रांसलेशन होता है जो सीधी एक स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करते हैं ना, ट्रांसलेशनल कहलाता है। ठीक है, जो स्ट्रेट लाइन में करे, सिर्फ एक स्ट्रेट लाइन में, ये कहलाएगा ट्रांसलेशनल। रोटेशनल एक ऐसे सर्कल में जा रहा है, रोटेशन रोटेशन कर रहा है तो रोटेशनल। हार्मोनिक होता है एक पीरियड ऑफ टाइम के अंदर कर रहा है, जैसे कि ये और ये, बस इसी के ऐसे ऊपर नीचे इसी में होता जा रहा है, तो ये हार्मोनिक कहलाएगा। अब पीरियोडिक क्या होता है? पीरियोडिक ना वो मोशन होता है जो एक टाइम पीरियड के अंदर बंध के रह जाता है। ठीक है, कि एक टाइम के लिए इधर जाएगा, फिर टाइम के लिए इधर आ जाएगा, टाइम के लिए ये ऐसे घूमेगा। मतलब उसका टाइम जो है ना वो स्पेसिफिक है, जैसे कि घड़ी की सुइयां। अब मुझे बताओ, जो घड़ी की सुइयां होती हैं, क्या वो 12 बजे ऐसे शो करेंगी और वापस जब 12 बजेंगे तो वापस वो यही शो करेंगी? तो मतलब ये पीरियड के हिसाब से चल रहा है कि भाई 12 घंटे के बाद इसका एक टाइम पीरियड खत्म हो जाएगा और वापस यहीं आ जाएगी। तो जिसका टाइम पीरियड फिक्स होता है वो पीरियोडिक कहलाता है, जिसका टाइम पीरियड फिक्स नहीं होता और सर्कल में कर रहा है वो रोटेशनल कहलाता है। ठीक है भाई, ये चीज क्लियर हुई तो आगे बढ़ते हैं यार। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, सही नहीं है, नॉट। क्या लाइट ईयर एक टाइम की यूनिट है? क्या एंगस्ट्रॉम एक लेंथ की यूनिट है? क्या लाइट ईयर वो डिस्टेंस होता है जो लाइट एक साल में ट्रेवल करती है? और क्या लाइट एक डिस्टेंस की यूनिट है? अब इसको चलो एलिमिनेशन से करके करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अब मान लो मैं जानना चाहता हूँ, नॉट करेक्ट इन्होंने पूछा है, अगर मैं इस पर टिक कर देता हूँ कि ये स्टेटमेंट गलत है, लाइट ईयर इज द यूनिट ऑफ डिस्टेंस, अगर ये स्टेटमेंट गलत होती तो ये भी गलत होती, क्योंकि ये क्या कह रहा है, लाइट ईयर डिस्टेंस है। अगर दोनों डिस्टेंस से रिलेटेड है, मतलब इन दोनों में से तो कोई आंसर नहीं होने वाला है, क्योंकि एक के गलत होते ही दूसरा अपने आप गलत हो जाएगा। लेकिन इन्होंने सिर्फ एक स्टेटमेंट बोली है, तो इन दोनों में से कोई गलत है। अगर आपको पता है एंगस्ट्रॉम क्या है, भाई एक एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 10 की पावर माइनस 10 मीटर के। किसके? 10 की पावर माइनस 10 मीटर के एक एंगस्ट्रॉम बराबर होता है। मतलब ये लेंथ की यूनिट है, मीटर की बात कर रहे हैं, तो मतलब ये भी सही है। तो इसका मतलब लाइट ईयर होता है ना, ये क्या होता है, टाइम की यूनिट नहीं होती, तो हमारा आंसर हो जाएगा ए। ये यूनिट किसकी होती है? डिस्टेंस की। अब और चीजें जानते हैं भाई, देखो इसके बारे में। लाइट ईयर क्या होता है? लाइट ईयर वो डिस्टेंस होता है, वो दूरी होती है जो लाइट तय करती है एक साल के अंदर। और लाइट सबसे तेज चलने वाली 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड की स्पीड होती है हमारी लाइट की, सबसे तेज चलने वाली अब तक की। तो सबसे तेज चलने वाली अगर एक साल में जितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी ना, उसे एक लाइट ईयर का डिस्टेंस कह देते हैं। ठीक है, अब देखो सन और प्रोक्सिमा सेंचुरी।
इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है 4.2 लाइट ईयर का। अब एक लाइट ईयर ना इतने के बराबर होता है, ठीक है, मतलब इसके पीछे इतनी जीरो लगा दो, 12 जीरो लगा दो भाई, घुसाते रहो जीरो, घुसाते रहो, ठीक है, इतने के बराबर होता है। और यहाँ पे तो 4.2 लाइट ईयर्स की बात हो रही है। आप तभी हमें ना एस्ट्रोनॉमी की बात करते हैं, जब भी हम स्पेस की बात करते हैं यूनिवर्स की, यूनिवर्स में आप एक ही देखोगे, वो होते हैं लाइट ईयर में। लाइट ईयर में डिस्टेंस नापा जाता है क्योंकि वो डिस्टेंस बहुत बड़े होते हैं, किलोमीटर्स में नापोगे बहुत ज्यादा पहुंच जाएंगे, इसलिए उसके लिए लाइट ईयर यूज होता है, ताकि हम पास की बात करें, ठीक है, कि आपको कोई बहुत बड़ा शब्द ना बोलना पड़े, ऐसे 4.2 लाइट ईयर समझ जाओ कि हाँ भाई कितने की बात हो रही है। इसका मतलब हमें यहां से यहां तक पहुंचने में कितने साल लग जाएंगे, 4.2 लाइट ईयर्स लग जाएंगे, इतना डिस्टेंस है क्योंकि उसके बीच का, अगर लाइट की स्पीड से गए तो। ठीक है, चलो यार आगे बढ़ते हैं। अब देखो यार, थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है कि अगर आपने एक मैग्नेट को सस्पेंड कर दिया, मैं आपको सिंपल सरल भाषा में बता देता हूँ। एक मैग्नेट को धागे से बांधा, ठीक है, एक तरफ नॉर्थ है एक तरफ साउथ है, तो इसका नॉर्थ किस तरफ लोकेट करेगा? क्या ये ज्योग्राफी के हिसाब से साउथ की तरफ करेगा या ज्योग्राफी के हिसाब से नॉर्थ की तरफ करेगा? तो नॉर्थ, अगर आप ये सोच रहे हो कि नॉर्थ है, नॉर्थ तो साउथ की तरफ जाएगा, तो यहां पे करना चाहिए, तो आप गलत हो, क्योंकि नॉर्थ है तो ज्योग्राफिकल नॉर्थ की तरफ इंडिकेट करेगा, तो इसका आंसर क्या होने वाला है? नॉर्थ होने वाला है इसका आंसर। चीजें देखते हैं यार। अच्छा, एक चीज नोटिस करी, सारे क्वेश्चन एसएससी सीजीएल 2024 के थे। 2024 भाई अभी हुआ है, अभी टीयर 1 जो हुआ था सीजीएल का, वहां से सारे क्वेश्चन लेके आया हूं मैं, कुछ नहीं छोड़ा है आपके लिए, यहां तक आ गया हूं कि 2024 अभी एग्जाम हुआ था उसके क्वेश्चन लेके आने पड़ रहे हैं। सोचो यार, अब इतनी मेहनत कर रहा हूं तो एक लाइक और सब्सक्राइब तो बनता है भाई। आगे बढ़ते हैं यार। देखो, जहां पे ज्योग्राफिकल, जो हमारे वर्ल्ड का, जो हमारी अर्थ का नॉर्थ है, वहां पे हमारी मैग्नेट का साउथ है, ठीक है। जहां पे हमारी अर्थ का साउथ है, वहां पे हमारी मैग्नेट का नॉर्थ है। ये चीज याद रखना कि ऑपोजिट है, ज्योग्राफी और मैग्नेट दोनों अपोजिट हैं, ये दोनों बहनें थी, अपोजिट बहनें, ठीक है। ज्योग्राफी का नॉर्थ, वहां मैग्नेट का साउथ, जहां ज्योग्राफी का साउथ वहां मैग्नेट का नॉर्थ। और एक चीज याद रखने वाली, हमेशा नॉर्थ नॉर्थ को अट्रैक्ट, सॉरी रिपेल करता है। क्या करता है? रिपेल। कौन? लाइक जब भी आ जाता है, साउथ साउथ को बोलेगा दूर भाग जा, ठीक है, ये भी रिपेल करेगा, बोलेगा भाग जा यहाँ से। लेकिन नॉर्थ और साउथ जब आएंगे, ये दोनों आपस में कहेंगे आजा भाई मिल लेते हैं, ठीक है, तो ये दोनों क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे। जब भी अलग अलग चार्जेस होते हैं तो ये दोनों अट्रैक्ट करते हैं, नॉर्थ और साउथ अट्रैक्ट करेंगे, तो इसलिए हमेशा हमारा नॉर्थ जो होता है वो साउथ की तरफ जाने की कोशिश करेगा। अगर नॉर्थ साउथ की तरफ जाने की कोशिश करेगा तो साउथ कौन सा? मैग्नेटिक वाला, और मैग्नेटिक साउथ में क्या आ जाएगा? नॉर्थ आ जाएगा आपका ज्योग्राफिक वाला। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन। रिकॉर्ड ऑब्टेन जो होता है किससे? जब अर्थक्वेक आता है तो जो रिकॉर्ड ऑब्टेन होता है किसी मेजरमेंट करके, उसको क्या बोला जाता है? उसको बोला जाता है भाई सिस्मोग्राम। क्या बोला जाता है? सिस्मोग्राम। ये भी 2024 का ही क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन बड़े अजीब पूछने लगा आजकल एसएससी, तो आपको नहीं पता कहां से आ सकता है, लेकिन हमें पता है कि अगर हमने पढ़ लिया तो क्या हम यहां से भूलेंगे कुछ? नहीं भाई, नहीं भूल सकते। और अगर नहीं भूलोगे तो क्या पता इससे क्वेश्चन आ जाए और आपका फंस जाए, तो इसलिए जो चीज मिले पढ़ते रहना, कभी पढ़ाई नहीं छोड़ना। आगे बढ़ते यार हम। देखो भाई, ये सारी चीजें ना मैं बना के लाया हूं आपके लिए, कहीं से टेप वेप के नहीं लाता हूँ, मेहनत करता हूँ ताकि आप लोग पढ़ पाओ। अब देखो, हमने देखा जो रिकॉर्ड मिल रहा है उसे क्या बोला गया? सिस्मोग्राम बोला गया। सिस्मोग्राफ या फिर सिस्मोमीटर क्या होता है? ये पूरा का पूरा इंस्ट्रूमेंट सिस्मोग्राम कहलाता है या फिर सिस्मोमीटर, मतलब कुछ भी बोल लो, आपकी मर्जी है। जो क्या बनाता है? ये बनाता है सिस्मोग्राम। अब बनाता कैसे? ये जो प्लेट है, ये प्लेट हिलती है, ये धागा लगा हुआ है, ये देख रहे हो, ये धागा। अब ये धागा तुमने देखा होगा, तुम ऐसे अपने हाथ पे एक धागा लेके हाथ को हिलाने की कोशिश करना, तो ऐसा तो है नहीं कि अगर तुम्हारा हाथ इधर गया और धागा साथ साथ जाएगा, पहले हाथ इधर करोगे बाद में धागा आएगा। ऐसे ही है कि ये अगर हिलता है तो बाद में ये हिलता है। अब ये हिलता है तो इसमें क्या होता है कि ये जो नीचे देख रहे हो रीडिंग, ये रीडिंग आ जाती है, और ये रीडिंग ही कहलाता है हमारा रिकॉर्ड। ये रीडिंग ही कहलाता है रिकॉर्ड, और रिकॉर्ड को ही हम कह देते हैं सिस्मोग्राम। इस रिकॉर्ड को ही कह देते हैं सिस्मोग्राम। जब इसको याद कैसे करोगे? देखो, सारी चीजें सिस से रिलेटेड है। सिस सिस मतलब बहन, ठीक है। अब बहन क्या करती है? बहन लाती है भाई हमारी जिंदगी में तबाही। बहन बोले ये साफ कर दे, वो कर दे, ये कर दे, ठीक है। तो जितनी भी बहनें होती है, खासकर से मेरी बहन मुझे बहुत बोलती है कि यहाँ से ये साफ कर दे, वो साफ कर दे। तो बहनें क्या करती है भाई? हमारी जिंदगी में लाती हैं तबाही।
और तबाही लाने वाला अर्थक्वेक भी होता है, तो इसलिए सिस वाली जितनी चीजें वो किससे रिलेटेड है, अर्थक्वेक से रिलेटेड है। और सिस्मोग्राम वो रिकॉर्ड है, सिस्मोग्राफ वो इंस्ट्रूमेंट है। चलो और देखते हैं। अब रिक्टर स्केल क्या करता है, रिक्टर स्केल अर्थक्वेक के साइज को नापता है कि कितनी बड़ी जगह में आया है, ठीक है। और मर्केली स्केल क्या कहता है, मर्केली स्केल इंटेंसिटी नापता है अर्थक्वेक की। अब देखो ये किसकी बात कर रहे हैं, लैंड की बात कर रहे हैं कि कितने बड़े लैंड में आया। अब जब भी लैंड की बात कर रहे हैं तो सबसे ज्यादा लैंड, मान लो जिसके पास जमीन ज्यादा है वो क्या होगा, वो रिच होगा। और अगर रिच होगा तो इसके क्या याद रखोगे आप, रिक्टर याद रखोगे, ठीक है। जिसके पास लैंड है सबसे ज्यादा जगह, जगह जिसके पास है वो रिच है, और रिच से क्या है, रिक्टर। तो रिक्टर स्केल क्या नापता है, लैंड नापता है कि कितने बड़े साइज में आया आपका अर्थक्वेक। मर्केली क्या करता है, मर्केली इंटेंसिटी नापता है कि भाई जो आया है उसने कितनी तबाही मचाई है, ठीक है। तो तबाही, अब तबाही मचाएगा तो क्या होंगे भाई, लोग मर जाएंगे। और लोग मर जाएंगे तो मरने से क्या याद रख सकते हैं आप, मर के लिए, ठीक है। तबाही मचाएगा तो मर जाएंगे, मरने से मर के लिए। तो मर्केली स्केल तबाही नापता है, मतलब इंटेंसिटी नापता है कितना भारी अर्थक्वेक आया था। चलो यार आगे बढ़ते हैं। पांचवा क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग द कोल्ड वाटर इन क्ले पॉट। मटका होता है भाई, मटके में ना ठंडा पानी होता है। ये ठंडे पानी के हिसाब से आपको बताना है कि इनकरेक्ट, इस बार इनकरेक्ट बहुत पूछे, एसएससी ने इनकरेक्ट पूछे, मतलब आप बता के दिखाओ। हम आपके लिए 4 स्टेटमेंट ला रहे हो यार, सोचो उसने ऐसी स्टेटमेंट दी है कि तुम सोचते सोचते रह जाओगे कौन सी गलत हो सकती है। क्या वाटर वेपराइज होता है सरफेस से, बिल्कुल सही है। क्या एनवायरमेंटल के वाटर वेपर अंदर आते हैं, ये भी सही है। क्या जो क्ले पॉट होता है वो पोरस होता है, पोरस मतलब उसमें छेद होते हैं, ये भी सही है। मतलब हमारी जो इनकरेक्ट होने वाली है वो होने वाली है ये। अब देखो ये भी सीजल 2024, मतलब सारे क्वेश्चन वहीं से लाया हूं मैं सारे। देखो आपके सामने ना मटका बना रखा है मैंने, मटका है ये, कुछ और मत समझ लेना, ये है मटका, क्ले पॉट। अर्धन पॉट भी कहते हैं इसे, क्या कहते हैं, अर्धन पॉट, ठीक है। क्योंकि ये मिट्टी से बनाया जाता है आपकी। वाटर इसके अंदर ठंडा रहता है, क्यों, क्योंकि इवेपोरेशन होती है। इवेपोरेशन कैसे होती है, देखो मटका मिट्टी से बना है, अब मिट्टी में ना थोड़े से छेद रह जाते हैं, उसमें तुम भर नहीं सकते हो, तो हल्के हल्के कुछ छोटे छोटे छेद रह जाते हैं जिसे आप देख नहीं सकते हो, ठीक है। ऐसे छेद रह जाते हैं। अब क्या होता है, इन छेदों के जरिए ना अंदर से पानी बाहर निकलता है। अब अंदर से पानी बाहर निकलता है, ड्रॉपलेट्स ऊपर जमा हो जाती हैं, ठीक है। ऊपर ड्रॉपलेट्स जमा हो जाती हैं, ये क्या करेंगे, बाहर आएंगी, बाहर का टेम्परेचर है गर्म, तो ये इवेपोरेट होने लगेंगी। अब किसी भी प्रोसेस के होने के लिए ना एनर्जी चाहिए होती है, ठीक है। एनर्जी चाहिए होती है, कोई भी प्रोसेस अगर हो रही है तो इनको एनर्जी चाहिए। एनर्जी के लिए क्या करते हैं, हीट लेते हैं। अब इन्हें चाहिए हीट, तो हीट के लिए क्या करते हैं ना भाई, कहते हैं अंदर जाते हैं, कहते हैं भाई आपके पास जो हीट है ना हमें दे दो, हमें क्या करना है, हमें उड़ना है। तो उड़ने के लिए क्या करते हैं, हीट लेते हैं अंदर वालों से, अंदर वाले अपनी हीट दे देते हैं बाहर। अब जब अपनी हीट बाहर दे देंगे तो अंदर वाले क्या हो जाएंगे, अंदर वाले हो जाएंगे ठंडे, और ठंडे होने की वजह से वो क्या हो जाते हैं, पूरा का पूरा अंदर जो पानी होता है वो पूरा का पूरा हो जाता है ठंडा। अब ये लिखा है वाटर सीप्स थ्रू दीज पोरस वॉल। पोरस वॉल होती है मतलब छेद होते हैं, और छेद के जरिए पानी बाहर आता है, वो इवेपोरेट हो जाता है, क्योंकि एनर्जी चाहिए होती है। एनर्जी कहां से लेते हैं, हीट से लेते हैं जो अंदर वालों के पास होती है। और जैसे ही जब अंदर वाले सारे ठंडे हो जाएंगे तो पानी इवेपोरेट होना भी बंद हो जाएगा, ठीक है। जैसे ही सब ठंडे हो जाएंगे तो पानी इवेपोरेट होना भी बंद हो जाएगा। चलो यार आगे बढ़ते हैं। देखो 6th क्वेश्चन कहता है एन इलेक्ट्रिक आयरन रिक्वायर्स डैश फ्यूज। कितने एम्पेयर का फ्यूज शॉर्ट सर्किट को बचाने के लिए यूज होता है, तो इसका आंसर है 5 एम्पेयर, ठीक है। 3 एम्पेयर से ज्यादा होगा, और मोस्टली 10 एम्पेयर से कम होते हैं जो हमारे इलेक्ट्रिक अप्लायंस होते हैं। इसका 3 एम्पेयर से ज्यादा होता है और 10 एम्पेयर से कम होता है जो हमारे घर के अप्लायंस होते हैं, इसलिए इसका आंसर है 5। लेकिन आप कह सकते हैं 3 भी होगा, 4 भी होगा, बिल्कुल भाई 3 4 भी हो सकते हैं, लेकिन इसमें जो करंट पास होता है ना 4.5 एम्पेयर के लगभग होता है, इसलिए इसका आंसर 5 एम्पेयर का होने वाला है, क्योंकि उससे ज्यादा नहीं होता है। सबसे पहले फ्यूज समझते हैं फ्यूज होता क्या है, फिर ये बातें ये करते हैं। देखो यार फ्यूज क्या होता है, ये एक सेफ्टी डिवाइस होता है जो प्रोटेक्ट करता है इलेक्ट्रिक सर्किट को डैमेज होने से। जैसे मान ले तार है, देख रहे तार, ये पतली सी, जैसे ही इसमें से करंट थोड़ा ज्यादा जाएगा ना, हल्का सा भी ज्यादा जाएगा तो ये टूट जाएगी, ठीक है। अब अगर ये टूट गई, जैसे यहाँ पे देख रहे होगे आप, ये जल गई यहाँ पे, अब ये जलने की वजह से टूट गई, तो करंट था वो पास नहीं होगा, और पास नहीं होगा तो हमारे इलेक्ट्रिक अप्लायंस काम ही नहीं करेगा, और काम ही नहीं करेगा तो खराब ही नहीं होगा, है ना। बड़ा ही अजीब तरीका है ना, कि खराब कर दो और बोल दो कि हम डैमेज से बचा रहे हैं, मतलब अलग ही बात है।
पहले खराब कर दिया, फिर बोल रहे कि भाई हम आपके प्रोडक्ट को डैमेज होने से बचा रहे हैं। लेकिन देखा जाए तो असलियत में ऐसा होता है, ये छोटा सा चीज ना बस यही डैमेज हो रही है, आपके पूरे इलेक्ट्रिक अप्लायंस में आग नहीं लग रही है, समझ रहे हो। तो इसलिए हमारी छोटी सी चीज आपके पूरे इलेक्ट्रिक अप्लायंस को बचा लेती है, इवन आपकी जिंदगी भी बचा लेती है। इलेक्ट्रिक ओवरलोड होने से बच जाता है अगर ये तार टूट जाएगा तो। और इलेक्ट्रिक ओवरलोड की कभी कभी से आग भी लग जाती है। क्या लग जाती है? आग। आग कैसी होती है? कुछ ऐसी होती है क्या? ऐसी होती है कुछ आग, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। क्या पता नहीं क्या ही बना दिया यार मैंने। देखो यार, चल जा भाई, कहाँ रह गया? हाँ, 7th क्वेश्चन कहता है कि वर्नियर कैलिपर, वर्नियर कैलिपर एक इंस्ट्रूमेंट होता है कुछ ऐसे ना, उसकी तरह दिखता ही है, फॉक्स की तरह, ऐसे 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 ऐसे, ठीक है। यहाँ पे ऐसे वो होते हैं, नंबर लिखे होते हैं। तो इससे क्या नाप सकते हो? पतली से पतली चीज नाप सकते हो, मतलब जो में होती है ना चीजें, उन्हें नाप सकते हो आप वर्नियर कैलिपर से। तो इसके इंटरनल जोज, ये जो अंदर वाले जोज है ना, ये क्या करते हैं? पतली से पतली चीज नापते हैं। आर यूज्ड फॉर द फॉलोइंग मेजरमेंट, किसके लिए यूज होते हैं? ठीक है, क्या बीकर की डेप्थ नापने के लिए यूज होते हैं, ऐसे कि आप देख रहे हो कि ये बीकर कितना लंबा है, भाई बीकर तो बहुत लंबा होता है, तो इवन सेंटीमीटर्स में चला जाता है, सेंटीमीटर की चीजें नहीं होती है। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट नियर 1 mm, 1 mm के पास जितने भी ऑब्जेक्ट होते हैं उनकी हाइट नापने के लिए होता है, नहीं देखते। और द लेंथ ऑफ अ रोड एंड डायमीटर, एक रोड की लेंथ नापने के लिए, भाई क्या पता कितनी लंबी रोड हो, क्या पता 1 मीटर की रोड हो, तो ये भी नहीं हो सकता क्योंकि मीटर में चला गया। द इंटरनल डायमीटर ऑफ होलो सिलेंडर एंड पाइप, क्या एक मान लो ऐसे सिलेंडर है, उसके अंदर के डायमीटर को नापने के लिए यूज होता है। और क्या होलो सिलेंडर पाइप, क्या इसके पाइप के अंदर के डायमीटर को नापने के लिए यूज होता है? भाई यस। तो इसका आंसर क्या होने वाला है? कोई भी आपका ये पाइप है, इसके अंदर के डायमीटर को नापने के लिए यूज करते हैं क्या, कि आप इसे खोल सको और नाप सको, ठीक है। अब देखो इसके बारे में कुछ चीजें जानते हैं। जो वर्नियर कैलिपर है, इसके तरह और कौन कौन सी चीज होती है? हमारे पास माइक्रोमीटर होता है, गोजेस होते हैं जो और छोटी मेजरमेंट के लिए काम आते हैं, हाइट गोजेस, डेप्थ गोजेस हाइट नापने के लिए, डेप्थ नहीं, बबल लेवल होता है, बबल लेवल आपने देखे होंगे, ऐसे एक चीज आती है उसमें बबल बना होता है, इधर टेढ़ा करोगे इधर चला जाएगा, इधर टेढ़ा करोगे इधर चला जाएगा बबल। ये नापने ये होता है कि आप एक ना सीधी लाइन खींच सको, तो इसलिए बबल लेवल होता है। प्रोटेक्टर, रूलर्स, ये सारे वर्नियर कैलिपर की तरह ही होते हैं। चलिए यार आगे देखते हैं। वट इज द एसआई यूनिट ऑफ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ना किसी पर्टिकुलर मटेरियल का होता है, किसका? पर्टिकुलर मटेरियल का, ठीक है। ये पर्टिकुलर मटेरियल में बताता है कि भाई उसकी क्या क्षमता है कि वो इलेक्ट्रिक करंट को रेजिस्ट कर रहा है, रोक रहा है कि भाई तू नहीं आ सकता है, ठीक है। वो होता है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस किसी पर्टिकुलर मटेरियल का। गोल्ड का अलग होगा, सिल्वर का अलग होगा, स्टील का अलग होगा, हर चीज का अलग होगा। तो इसकी एसआई यूनिट पूछिए, इसकी एसआई यूनिट होती है ओम मीटर। अगर आपको रेजिस्टेंस की पता है तो इसकी पता चल जाएगी, रेजिस्टेंस की होती है ओम। ओम होती है तो स्पेसिफिक वाले में ओम से ही रिलेटेड ओम मीटर हो जाएगा। अब देखो इसके बारे में कितनी बढ़िया चीज लाया हूं यार मैं। क्वांटिटीज, क्वांटिटीज में होती है दो, फंडामेंटल और डेराइव्ड। फंडामेंटल में कौन कौन सी आती है? लेंथ आती है, कितने लंबे हो, ठीक है। मास आता है, भाई कितना मोटापा है। टाइम आता है, मोटापा जो मेरे अंदर नहीं है पहली बात तो, टाइम आता है, ठीक है। इलेक्ट्रिक करंट एम्पियर, टेम्परेचर आता है टी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस कि कितना उसमें सब्सटेंस भरा हुआ है एन, और ल्यूमिनस इंटेंसिटी। भाई देखो लेंथ की बात करते हैं, लेंथ तो कूट कूट के भरी है मेरे अंदर। इसकी सही यूनिट होती है मीटर, सबको पता होगा। मास की किलोग्राम केजी, टाइम की सेकंड एस, इलेक्ट्रिक करंट की एम्पियर, टेम्परेचर की सेल्सियस, कहीं कहीं केल्विन भी होती है, तो इसमें थोड़ा देख लेना यार, केल्विन को के से डिनोट करते हैं। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल, और ल्यूमिनस इंटेंसिटी कैंडेला या फिर सीडी। तो ये सारी चीजें हैं फंडामेंटल, ये कहीं से निकल के नहीं आई है, ये आपकी ऑलरेडी एग्जिस्ट करती हैं। अब डेराइव्ड कौन कौन सी है? भाई अपनी दिल की धड़कन थाम लो क्योंकि बहुत बड़ी चीज खुलने वाली है। ये है सारी डेराइव्ड। एरिया, एरिया कब आता है? भाई दो लेंथ को मल्टीप्लाई कर दो एरिया आ जाता है। वॉल्यूम, तीन लेंथ को मल्टीप्लाई कर दो वॉल्यूम आ जाता है, इसलिए मीटर क्यूब, मीटर स्क्वायर। ऐसी स्पीड, एक्सेलरेशन सबका देख लेना, कोई चीज छोड़ के मत जाना, ठीक है। सबको देख लेना, कोई चीज छोड़ के मत जाना। अब आगे बढ़ते भाई हम अगले क्वेश्चन की तरफ। 9th क्वेश्चन कहता है इन द राइट हैंड रूल
विन विच डायरेक्शन थंब इंडिकेट्स अमंग द ऑप्शन बिलो मेंशन्ड। अब राइट हैंड रूल ना दो है, दोनों के हिसाब से समझा देता हूं, पहले दोनों देखते हैं कौन कौन से हैं। देखो भाई, एक तो है राइट हैंड थंब रूल और एक है फ्लेमिंग्स का राइट हैंड रूल। थंब रूल कहता है कि अगर आपके हाथ में कोई भी रोड है आपने पकड़ी हुई है, तो अगर ये इसका जो डायरेक्शन ऑफ करंट है वो ऊपर की तरफ है तो उसकी मैग्नेटिक फील्ड ऐसे घूमेगी, ठीक है, चक्री बनाएगी। कैसे? चक्री। अगर डायरेक्शन ऑफ करंट ऊपर है तो चक्री ऐसे बनेगी आपकी उंगलियों की तरह, जैसे जहां उंगलियां घूमेंगी वहां आपकी डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बनेगी। अगर करंट ऊपर जा रहा है, उल्टा कर दोगे तो उल्टा घूमने लगेगा। फ्लेमिंग्स का राइट हैंड रूल क्या कहता है कि अगर आपकी मैग्नेटिक फील्ड किसी भी पार्टिकल पे इस तरफ लग रही है और करंट इस तरफ जा रहा है, तो जो मोशन होगा ना उसका, वो मोशन होगा इस तरफ। इन तीनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल है, ठीक है। एक चीज याद रखना, इन तीनों के बीच में कितने का? 90 डिग्री का एंगल है। तो जहां मैग्नेटिक फील्ड जाएगी उसके 90 डिग्री में करंट जाएगा और दोनों के 90 डिग्री में हमारा मोशन होगा, जो भी पार्टिकल आप यूज कर रहे हो। तो अब क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन के हिसाब से देखते हैं। या तो अगर राइट हैंड थंब रूल की बात करें तो डायरेक्शन ऑफ करंट होगा थंब जो प्रेस कर रहे हैं, और यहाँ पे मोशन होगा जो थंब कर रहे हैं। अब दोनों में स्पेसिफाई नहीं कर रखा है, तो भाई मेरे हिसाब से तो जिसका भी ये क्वेश्चन आया था उसको नंबर मिलने चाहिए, क्योंकि यहाँ से स्पेसिफाई नहीं कर रखा है कि भाई कौन से राइट हैंड रूल की बात कर रहा है, राइट हैंड थंब रूल की बात कर रहा है या फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल की बात कर रहा है। तो वैसे तो इसके हिसाब से आंसर होना चाहिए मोशन ऑफ द ड्राइवर, क्योंकि इन्होंने यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट तो बोला है लेकिन डायरेक्शन नहीं बोला है, ठीक है। लेकिन यूज ऐसे भी हो जाता है, तो ये भी आंसर हो जाता है। ये किसके हिसाब से होगा? राइट हैंड थंब रूल के हिसाब से। और ये किसके हिसाब से होगा? फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल के हिसाब से। तो दोनों आंसर पता चल गए कि थंब कौन, इलेक्ट्रिक करंट और मोशन ऑफ द ड्राइवर दोनों अलग अलग रूल्स हैं। आगे बढ़ते हैं यार, ये भी देख लो भाई। अब देखो, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं आए थे, मैंने खुद डाला है ताकि आप लोगों को पता चले। मुझे लगा इस बार इन्होंने कोई क्वेश्चन ही नहीं दिया लेंस के ऊपर, तो मैं दे देता हूँ, क्योंकि लेंस से वैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो भाई भूपेंद्र जोगी, क्या नाम बताया? भूपेंद्र जोगी। क्या कहते हैं इन्हें? हाइपरमेट्रोपिया। ये क्या कह रहे हैं, इन्हें लेंस कौन सा प्रेफर करेंगे? कौन? ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट। अब ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट कौन होते हैं सभी कमेंट करके बताना भाई, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट होते कौन है। रिकमेंड करेंगे उनका विजन सही करने के लिए। हाइपरमेट्रोपिया में आपको ना पास का दिखाई नहीं देता है, ठीक है। जो पास वाली चीजों को ऐसे नजरें गड़ा के देखते हैं ना, जो आप देखते हो मम्मी पापा की ना एज के हिसाब से आंखें थोड़ी खराब होती रहती है, तो उन्हें पास का दिखाई नहीं देता है। फिर वो पास को भी बड़े से ध्यान से देख रहे होते हैं। सुई में धागा डालने में बड़ी दिक्कत होती है, कहते हैं बेटा धागा डाल दे। ये भाई मेरे को तो अभी से होती है, मैं तो क्या ही बोलूँ मम्मी पापा को अपने, ठीक है। तो इसको करेक्ट करने के लिए कॉन्वेक्स लेंस का यूज होता है। किसका? कॉन्वेक्स लेंस का। अब देखते हैं यार चीजें क्या क्या है हमारे पास। देखो, देखो यार, कॉनकेव लेंस कुछ ऐसा दिखता है। सबसे पहले तो ऐसे 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 और ऐसे, ये होता है कॉनकेव, ठीक है। कॉन्वेक्स कुछ ऐसे दिखेगा, ऐसे और ऐसे। कॉन्वेक्स कुछ ऐसे दिखेगा। ये इसको माइनस लेंस भी बोला जाता है और डाइवर्जिंग भी बोला जाता है, ठीक है, क्योंकि जैसे ही आती है ना तो ये खोल देता है, ऐसे जो भी रेज आ रही है ना उन्हें ऐसे खोल देता है। ये क्या करती है, जो भी रेज आती है उन्हें ऐसे कन्वर्ज करता है, तो इसलिए इसे कन्वर्जिंग कहते हैं, क्योंकि ये आपस में बुला रहे हैं, कन्वर्ज कर रहे हैं। और डाइवर्जिंग मतलब फैला देना, डाइवर्ज कर देना। हाइपरमेट्रोपिया अभी हमने जाना, पास का ना दिखाई देना। मायोपिया दूर के नहीं दिखता, ठीक है। जैसे एक कहावत थी, हम अपने बचपन में बड़ा उसे बोला करते थे, वो थी कि दूर से देखा तो गंजे उछल रहे थे, पास जाकर देखा तो अंडे उबल रहे थे। तो दूर की नजर खराब होती है तो उन्हें मायोपिया होता है। अगर दूर से देख रहे हो और आपको लग रहा है कि गंजे उछल रहे हैं, तो इसका मतलब आपको मायोपिया हो सकता है। जाके डॉक्टर को दिखाओ और उनसे बोलो कि भाई मुझे कॉनकेव लेंस दो, क्योंकि कॉनकेव लेंस इस चीज को ठीक करता है। बाईफोकल लेंस में दोनों आते हैं, कॉन्वेक्स भी और कॉनकेव भी। ये भाई मेरे पापा को भी लगा हुआ है, तो मुझे बहुत अच्छे से पता है इसके बारे में, बचपन से मेरे पापा को लगा है। प्रेस बायोपिया होता है ऐसे लोगों को कि भाई उनकी नजरें ना प्रेस हो जाती है, मतलब दब जाती हैं, ठीक है। उनकी नजरें पास वाली भी दूर वाली भी दोनों दब जाती हैं, तो उनको प्रेस बायोपिया हो जाता है। बाईफोकल, बाई मतलब टू, तो दोनों लेंस लग जाते हैं उनमें। ये एज रिलेटेड आई कंडीशन होती है, समय के साथ साथ धीमे होने लगती है। उन्हें दूर का भी नहीं दिखाई देता, पास का भी नहीं दिखाई देता, इसलिए हर एजेड पर्सन को मोस्टली, सबकी बात नहीं करूंगा, मोस्टली ये लगे होते हैं। अब सिलेंड्रिकल लेंस है सबसे बढ़िया।
मतलब ये नहीं कह रहे बीमारी सबसे बढ़िया है, मतलब सबसे अलग है, अलग कह सकते हो, बढ़िया नहीं अलग। ये एस्टिग्मेटिज्म में होता है। एस्टिग्मेटिज्म क्या होता है यार, बड़ा ना अच्छी चीज़ है। मान लो जैसे मैं आपको ना समझाता हूँ। देखो यार, कोई ऐसे ना बल्ब लगा हुआ है, ठीक है, ठीक है। अब ये बल्ब रोशनी फैला रहा है, हमें तो सिर्फ ये नॉर्मल बल्ब दिखाई देगा, लेकिन जिसको एस्टिग्मेटिज्म है ना, उसको क्या दिखाएगा, उसको रोशनी ऐसे फैली हुई नहीं दिखाई देगी, उसको रोशनी ऐसे ऐसे फैली हुई दिखाई देगी। जब आप अपनी आंखों को दबा लेते हो ना, स्क्विंट करके एक बल्ब की तरफ देखना कभी। अभी देखो, एक काम करो, अभी देखो बल्ब की तरफ अपनी आंखों को ना पिचका के देखो, पिचका के, या आपने हाथों से मत दबा लेना भाई साहब, बेवकूफ लोग, हाथों से नहीं दबाना है, पिचकाना मतलब आगे से दबा के देखना, बिल्कुल नेकेड आइज जो बोलते हैं, उससे देखने की कोशिश करो। क्या आपको दिखेगा कि उसकी जो रोशनी है वो ऐसे ऐसे फैल रही है? इसी को एस्टिग्मेटिज्म बोलते हैं। अब ये लोगों में ना नॉर्मली होता है। अब इससे क्या होता है, बड़ी दिक्कत होती है अगर रात में वो कहीं जा रहे होते हैं ना और ड्राइव कर रहे हैं खासकर से, तो उन्हें ऐसी रोशनी दिखती है जिसकी वजह से ड्राइव करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो उसको करेक्शन के लिए सिलेंड्रिकल लेंस आते हैं, और सिलेंड्रिकल लेंस ना कुछ बड़े ही अलग होते हैं, ऐसे ऐसे बहुत मोटे लेंसेज होते हैं, ठीक है। तो चलो यार, आज की क्लास हमारी यहीं पे खत्म होती है। आप सभी को थैंक यू। अगर आपको क्लास लगी तो सब्सक्राइब कर देना हमारे चैनल, और लाइक जरूर करके जाना इस वीडियो को। तब तक के लिए भाई सभी को थैंक यू। आपका दिन मंगलमय हो।